नमस्कार प्रिय भैया बहन, फ्रांसीसी क्रांति के पिछले वीडियो में हम लोग नेशनल असेंबली पर चर्चा किए थे और यह चर्चा किए थे कि नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान बनाया था। यह जो संविधान बना था वह संविधान किस तरह का बना था, यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इस पर चर्चा किया था। यह जो संविधान बना था, इस संविधान में दो प्रकार के जो नियम थे वह लगाए गए थे। यह जो संविधान बना था इसमें राजतंत्र को समाप्त किया गया था, अर्थात सम्राट की जो शक्ति थी उसको सीमित किया गया था, पूर्ण समाप्त नहीं किया गया था। सम्राट की जो शक्ति थी वह एक व्यक्ति के हाथों में न देकर अब तीन तरह से इसको बांटा गया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अर्थात सम्राट की शक्ति केंद्रीकृत होने के बजाय अब शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया था। इस प्रकार से जो सम्राट का पावर था वह पूर्ण रूपेण समाप्त करके शक्ति का बंटवारा कर दिया गया था और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का नींव पड़ा था। क्या बना था? संवैधानिक राजतंत्र का नींव पड़ा था। मतलब संविधान रहेगा, राजा भी रहेंगे, नियम संविधान का होगा। इस तरह से अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। पिछले जो यह पढ़े थे उसमें संविधान की जो नियम बनाई गई थी उस नियम में 1791 का जो कानून था उसमें दो तरह के कानून बनाए गए थे। पहला था सक्रिय नागरिक, दूसरा था निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक में वो लोग आते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था और निष्क्रिय नागरिक में वो लोग आते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इस तरह से 1791 का जो यह संविधान पूरा हुआ उसमें पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र दिया गया। साथ ही साथ नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार भी इसमें मिला। इसमें भी तीन तरह की बात कही गई। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा कानूनी बराबरी के अधिकार। अभी आपने पढ़ा है कि जब सभी लोगों को बराबरी का अधिकार, जीवन का अधिकार और अब स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया तो फिर निष्क्रिय नागरिक क्यों बनाया गया? सक्रिय नागरिक वैसे लोगों को बनाया गया जो 3 दिनों की अपनी कमाई, अपनी मेहनत या 3 दिनों की मजदूरी को वह दे सकते थे, उन लोगों को सक्रिय नागरिक के श्रेणी में रखा गया। यहाँ भी महिलाओं को नहीं रखा गया, बूढ़ों को नहीं रखा गया, बच्चों को नहीं रखा गया, सिर्फ पुरुषों को रखा गया जो 3 दिन की मजदूरी दे सकते थे। जिन्हें के पास 3 दिन के टैक्स देने का अधिकार, पैसे नहीं थे, उन्हें निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। इस तरह से 25 वर्ष से ऊपर के वैसे लोग जो 3 दिन की वेतन, 3 दिन की मजदूरी टैक्स के रूप में दे सकते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक में रखा गया। फिर भी नेशनल असेंबली की स्थापना हो गई और राजा के जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। लेकिन इस नेशनल असेंबली से भी लुई 16 संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनके अधिकार को सीमित कर दिया गया था। तो लुई 16 अपने पड़ोसी के शासक, प्रशा के शासक और ऑस्ट्रिया के शासक, प्रशा और ऑस्ट्रिया के शासक, इन दोनों के साथ इन्होंने क्या किया? गुप्त वार्ता किया। क्या किया? गुप्त बातचीत किया। क्यों? क्योंकि यह नेशनल असेंबली के कार्य से संतुष्ट नहीं थे। यह संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण पावर अपने हाथ में चाहते थे। यहाँ शक्ति का बंटवारा हो चुका था, इसलिए इन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया के सम्राट के साथ गुप्त संधि किया। वहां के भी जो शासक थे, पड़ोसी देश के भी जो शासक थे, अर्थात ऑस्ट्रिया और प्रशा के जो शासक थे वह भी चिंतित थे। उन्हें भी भय था कहीं हमारे देश में भी इस तरह गणतंत्र की स्थापना न हो जाए और हमारे भी पावर को समाप्त न कर दिया जाए। इसलिए वह लुई 16 के साथ देने के लिए और सेना भेजने के लिए योजना बनाने लगे। जब इस बात की पता नेशनल असेंबली को चला
तब नेशनल असेंबली ने 1792 ईस्वी में क्या किया? 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रुसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। यह जो सोचे थे लुई 16 यह नहीं पूरा हुआ और नेशनल असेंबली युद्ध की घोषणा कर दिया। यह युद्ध नेशनल असेंबली जो शुरू किया, यह युद्ध कुलीनों के विरुद्ध शुरू था। आपने पहले पढ़ा है कि नेशनल असेंबली सबसे पहले पादरियों पर अपना हक जमाया, पादरियों की संपत्ति को छीना और 20 अरब लिब्रे की फायदा हुआ। अब इनका ध्यान द्वितीय स्टेट के लोग अर्थात कुलीनों पर था। किसके ऊपर था? कुलीन वर्ग पर था। तो तृतीय स्टेट के सभी लोग जो इस तरह के युद्ध में जाना चाह रहे थे, कुलीनों के विरुद्ध जो यह जंग छिड़ गई थी, उसमें सारे वहां के तृतीय स्टेट की जो जनता थे वह हजारों स्वयंसेवक सेना में भर्ती होने के लिए खुशी खुशी आने लगे थे। और जब यह सेना में भर्ती होने लगे थे तो यह गीत गाते हुए चलते थे, जिस गीत का नाम था मार्सिले। इस गीत को रॉजेट दी लाइल के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? रॉजेट दी लाइल। तो यह जो मार्सिले गीत गा रहे थे ये लोग, इसको बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना दिया गया और इस तरह से फ्रांस के जो जनता थी वह कुलीनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब था कि क्रांति रुकने की नाम नहीं ले रही थी। क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे राजनीतिक क्लब खुलने लगे थे। 100 से भी ज्यादा राजनीतिक क्लब खुल गया था। इस क्लब में जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब था वह महत्वपूर्ण क्लब था जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब। और इस जैकोबिन क्लब का जो नेता था वह था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन जो रॉबेस्पियर था वह कुलीनों की सत्ता को समाप्त करना चाहता था। वह चाह रहा था कि वह अब सिर्फ और सिर्फ समानता का, गणतंत्र का स्थापना हो। इसलिए मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने कुलीनों की सत्ता की समाप्ति का ऐलान कर दिया। और कुलीनों की जिस सत्ता की जब समाप्ति का ऐलान हुआ तो इसका जो सबसे प्रमुख नेता था, जैकोबिन क्लब का जो सबसे प्रमुख नेता था, उसका नाम आपने अभी पढ़ा है, उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। और इस मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने 1792 ईस्वी में अर्थात जैकोबिन क्लब ने 1792 ईस्वी में वहां की जो स्थिति थी उसको देखते हुए उसने वहां के लोगों ने, वहां की जनता और मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में वहां की जनता के साथ महंगाई को लेकर 1792 ईस्वी में एक योजना बनाई और 10 अगस्त को ट्यूलेरिये, या ट्यूलेरिये क्या है? राजा का महल है, ट्यूलेरिये पर हमला कर दिया। ट्यूलेरिये पर जब हमला कर दिया, हमला करके इसने क्या किया? राजा को बंधक बना लिया और राज परिवार मतलब शाही परिवार के लोगों को भी जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। जब इस तरह से इसका प्रस्ताव पारित हो गया तो इसने एक नया फिर से असेंबली बनाया। जैसे नेशनल असेंबली बना था उस तरह से इसने फिर एक नवनिर्वाचित असेंबली बनाया और उस असेंबली में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं जो नया असेंबली बना उसका नाम क्या था। नया जो असेंबली बना उसका नाम था कन्वेंशन। यह कन्वेंशन जैकोबिन क्लब के द्वारा बनाया गया नवनिर्वाचित असेंबली का नाम कन्वेंशन दिया गया और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। इससे पहले आप पढ़े हैं कि अभी जो नेशनल असेंबली बना था उसमें सम्राट का भी थोड़ा सा हिस्सा था, सम्राट का पावर था, लेकिन यह जो कन्वेंशन बना उसमें सम्राट को समाप्त कर दिया गया, मतलब सम्राट को बंधक बना लिया गया और कन्वेंशन में क्या किया गया? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। और कन्वेंशन के द्वारा लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में फांसी दे दी गई। आप समझ सकते हैं इतने बड़े सम्राट, फ्रांस की इतनी बड़ी जो नागरिक थी
फ्रांस का 3 स्टेट। यह फ्रांस की स्थिति कितनी गंभीर हो गई और यह तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा जैकोबिन क्लब जब बनाया गया और इस जैकोबिन क्लब का जो महत्वपूर्ण नेता हुआ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने सम्राट पर 1792 में सम्राट पर क्या किया, न्यायालय में मुकदमा किया और उसके द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाकर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई। इतना ही सब पर काम नहीं चला, महारानी एंटोइनेट का भी वही हाल हुआ जो महाराज का हुआ था, अर्थात रॉबेस्पियर सरकार के द्वारा अब आतंक की राज की स्थापना हो गई। क्या हो गया? आतंक की राज की स्थापना। लोग क्या चाह रहे थे? समाज क्या चाह रहे थे? समाज गणतंत्र चाह रहे थे, समाज समानता का अधिकार चाह रहे थे, लेकिन यहाँ समानता का अधिकार नहीं मिला, यहाँ आतंक का राज हो गया। आपने यहाँ देख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आतंक का राज। और यह आतंक का राज 1793 से लेकर 1794 तक रहा। रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब के नेता थे, वह नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। इनका सोच था कि गणतंत्र के जितने भी शत्रु हैं, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग या अन्य राजनीतिक दल, ये सभी हमारे शत्रु हैं। जो गणतंत्र के शत्रु हैं, ये सभी हमारे शत्रु हैं, इसलिए इन सब को गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसा यह करने भी लगे। गणतंत्र के सभी शत्रु को, कुलीन को, पादरी को, राजनीतिक अन्य दल को, सभी को पकड़कर यह जेल में डालने लगे और उन्हें दोषी करार कर क्या कर देते थे? गिलोटिन पर चढ़ा देते थे। यह गिलोटिन क्या है? गिलोटिन इस प्रकार का मशीन है, जैसे अभी आप देखते हैं लकड़ी चीरने वाला जो मशीन होता है, उसी तरह का यह मशीन था, जिसको आदमी को उस पर डालकर 2 टुकड़े में काट दिया जाता था। यह गिलोटिन इस तरह का मशीन था जिस पर लोगों को चढ़ाकर सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो रॉबेस्पियर सरकार में इतनी सख्त नीति थी, इतना सख्त कानून था, जिसमें क्या था कि व्यक्ति को दोषी अगर करार हो जाए तो वह गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। रॉबेस्पियर का जो यह नियम था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने वह सब कुछ में बराबरी करने का सोचा। खान पान, बात व्यवहार, और खान पान मतलब सबको खाना भी एक तरह से किया गया। वहाँ का जो भोजन था उसकी राशनिंग की गई, पाव रोटी की राशनिंग की गई, सारे दुकान पर एक ही प्रकार से, एक ही तरह के सामान मिलना था। किसी भी तरह से दूसरे तरह के, कोई व्यक्ति अच्छे भोजन करे, कोई व्यक्ति कम खराब भोजन करे, ऐसा नियम रॉबेस्पियर के शासनकाल में नहीं था। वह गोश्त एवं पाव रोटी की भी राशनिंग की। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। महंगा और जो सफेद आटा था उस पर रोक लगा दिया गया और सभी नागरिक के लिए गेहूं से बने बराबर के जो अच्छा आटा था उसको प्रयोग में लाने का विचार किया गया। उस आटा से जो बना रोटी था उसको खाना अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात उसका नाम दिया गया समता रोटी। मतलब कहने का मतलब है कि फ्रांस के सभी नागरिकों को समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल, बात व्यवहार, इन सारे चीजों में सबको बराबरी का अधिकार। मतलब वहाँ के जो लोग थे फ्रांस के, जो पहले से महाशय, महोदय, इस तरह के जो लोग बोलते थे, आदर सूचक शब्द का जो प्रयोग करते थे, उन आदर सूचक शब्द को रोक दिया गया। आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना था। और इस तरह से रॉबेस्पियर ने इतनी सख्त नियम अपनाया कि उनके अपने ही लोग जो थे वह त्राही त्राही करने लगे। रॉबेस्पियर सरकार की जो इतनी सख्त नियम थी, इस नियम से तंग आकर उनके अपने ही लोग 1794 ईस्वी में उनके ऊपर फ्रांस के न्यायालय में मुकदमा चलाया और मुकदमा चलाने के बाद उनके समर्थक के द्वारा उन्हें न्यायालय में दोषी ठहराकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अर्थात रॉबेस्पियर का सरकार का समाप्ति हो गया और फ्रांस में अब न राजतंत्र बचा और न लोकतंत्र अर्थात गणतंत्र बचा। फ्रांस में फिर से एक नया शासन की शुरुआत हुई
जिसे डायरेक्टरी शासित शासन कहा गया। यह डायरेक्टरी क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। आज आप लोगों को हमने इसमें गृह कार्य दिया है, इस गृह कार्य को आप जरूर बना लेंगे। इसके बाद इसके अलावा जितना टॉपिक पढ़ाई हुआ है उस प्रत्येक टॉपिक से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि एक चैप्टर से कम 80 से 100 क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन 3 तरह का, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। 3 तरह का क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ अर्थात 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का, इस तरह से क्वेश्चन बनना चाहिए। सभी भैया बहन कॉपी अपना जरूर बनाएंगे, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। 1-2 क्लास में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको मात्र 4 चैप्टर इतिहास में पढ़ने हैं, अर्थात जून के आधे तक में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। अब देखते हैं आगे वाले चैप्टर में कितना हम लोग देखते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।